हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो 15 चैप्टर हम कर रहे हैं। तो 15 चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसको हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन? टोटल 12 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी हमने लर्न किया थ्योरी में उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो जितना भी आपने सीखा है उसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। Which of the following cannot be charged easily by friction? तो फ्रिक्शन के थ्रू हम किसको आसानी से चार्ज नहीं कर सकते? तो पहला यहाँ पर है प्लास्टिक स्केल, दूसरा आपका बी ऑप्शन है कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बलून एंड वुलन क्लॉथ्स। तो इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है, देखिए यहाँ लिखना कैन नॉट, कौन सा चार्ज नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम देखें तो कॉपर रॉड हो जाएगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ आपको कि कॉपर रॉड क्यों इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए, जितना भी अगर हम बात करें यहाँ पर जो चार्ज होता है मटेरियल या नहीं होता है, तो वो सारे जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। अगर हम तीनों में देखें तो ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं। तो ये तीनों तो चार्ज हो जाएंगे, लेकिन ये चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है और जो है वो अगर देखिए हाईली कंडक्टिंग है तो क्या करेगा, इस पर जो चार्ज जो है वो आसानी से नहीं आएगा क्योंकि कंडक्ट कर जाएगा सारा चार्ज। ओके, तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है और जो इजीली चार्ज होता है बाई फ्रिक्शन, तो ये होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में। ठीक है, तो जितने भी फ्रिक्शन के थ्रू अगर आप चार्ज उस पर जो चार्ज लाना चाह रहे हैं तो वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ्स एंड रॉड। ठीक है, कह रहे हैं एंड द क्लोथ बोथ रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखें, यहाँ सबसे ही क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ द रॉड। हमको बताना है कि जो रॉड है, देखिए ग्लास रॉड है और दूसरा क्या है, पीस ऑफ सिल्क। पीस मतलब सिल्क पेपर पर आप ग्लास रॉड को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लगा है कि द रॉड एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं होगा। becomes positively charged, तो रॉड क्या है, becomes positively charged while the cloth is negative charge। ये आपका आंसर करेक्ट है। तो जैसा हमने वहाँ पर पढ़ा था, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि हम जो है वो हम एक चीज़ कन्वेंशन के थ्रू अज्यूम करते हैं कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर है, बाकी ये आंसर जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो एंड दोनों को नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किस पे होगा? ग्लास रॉड पे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उसमें जो है वो अपोजिट चार्जेस आते हैं। ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट को, मान लो कि ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अगर आप रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, मतलब अपोजिट चार्जेस आएंगे। लेकिन लॉ ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है वो रॉड पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड क्लोथ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर अपोजिट चार्जेस बाय द लॉ ऑफ कन्वेंशन इट इज नोन दैट द रॉड रिक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द क्लोथ इज एक्वायरिंग द नेगेटिव चार्ज। तो ये आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ। राइट टी अगेंस्ट द ट्रू। तो हमको ट्रू और फॉल्स बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स देखिए। तो अब ए देख लेते हैं। तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव ये भी रिपेल करेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। इसके आगे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। बी देखते हैं। आज चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट आ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि चार्ज ग्लास रॉड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और स्ट्रॉ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको पता है कि अनलाइक चार्ज। अब ये क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हम सी की बात करें तो सी लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो ये देखो कितनी एकदम गलत बोला है ना, फॉल्स हो जाएगा। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो क्या करेगा, वो देखिए यहाँ फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, जब लाइट आती है, जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, द एटमॉस्फेयर चार्ज आर ट्रांसफर्ड टू द अर्थ डायरेक्टली बाय द लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू जो है
वो चार्ज जो है वो कहाँ अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये फिर उसको हमको मतलब उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी लाइटनिंग से, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अर्थक्वेक को आप एडवांस में बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन दो अर्थक्वेक्स कॉजेस, उसके हमें कॉज पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम ये बता पाएँ कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं। पहले से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आएगा तब हम उसके बारे में बता सकते हैं क्यों आया, क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है उसके, वो हमने आपको उससे पहले बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख ले रहे हैं। समटाइम्स अ क्रैकिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर, एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड पेज पे आइए। तो यहाँ पर जब भी हम जो है, देखिए आपको लिखना है क्या, मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूँ। आप लिखेंगे व्हेन वी टेक आउट स्वेटर, जब भी हम स्वेटर को निकालते हैं। वुलन स्वेटर गेट्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वुलन स्वेटर है वो फ्रिक्शन के वजह से चार्ज हो जाएगी बिटवीन स्वेटर एंड द बॉडी। तो बॉडी और स्वेटर के बीच में जब वो फ्रिक्शन लगेगा तो वहाँ पर वो चार्ज हो जाएगी। दिस रिजल्ट इन क्रैकिंग साउंड, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रैकिंग साउंड जनरेट होती है। 5 देखें, एक्सप्लेन वाई द चार्ज्ड बॉडी लॉसेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। तो हमने आपको जब एक्सपेरिमेंट वो करा, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब आपको बताया कि हाथ से आपको उसके एंड को टच नहीं करना है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होगा, द चार्ज गेट्स कंडक्टेड टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी, जब हम उसको टच करेंगे तो चार्ज जो है वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब भी हम टच करेंगे, और उसकी वजह से सारा जो चार्ज है वो लॉस हो जाएगा एंड द कंडक्टर लॉसेस इट्स चार्ज, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ओके। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे द चार्ज गेट्स कंडक्टेड टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी व्हेन वी टच इट एंड द कंडक्टर लॉसेस इट्स चार्ज, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड। An earthquake measured 3 on this scale, would it recorded by the seismograph? Is it likely to cause much damage? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ स्केल का नाम बताना, तो उस स्केल का नाम क्या है, रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक, किसी भी अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। द स्केल हैज रीडिंग, तो जो स्केल है उसकी रीडिंग कितनी होती है, 1 to 10 होती है। रिक्टर स्केल हैज़ अ रीडिंग फ्रॉम 1 to 10, और 1 जो होता है वो सबसे कम, मतलब इसका इफेक्ट जो होगा वो वेरी लेस होगा, और ये जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ओके। अब यहाँ पर जो अगर 3 को आप मेज़र कर रहे हैं तो 3 जो है वो आप सीस्मोग्राफ से मेज़र करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ से इसको हम रिकॉर्डेड करते हैं। 3 जो है वो ज़्यादा इससे डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केल 3 वुड नॉट कॉज मच डैमेज, है ना। एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड, अगर आप बात करें कि किससे ज़्यादा डैमेज होगा, तो 5 या उससे ज़्यादा का अगर अर्थक्वेक आता है सीस्मोग्राफ पर, अगर उसकी स्केल 5 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि किस जगह पे वो आ रहा है। अगर मान लो प्लेन एरिया में आ रहा है तो कुछ भी इतना नहीं होगा, क्योंकि प्लेन एरिया में आने से क्या होगा कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन अगर वही ऐसे एरिया में आता है 5 का, जहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या है, थोड़ी कमज़ोर हैं, और वहाँ पर क्या है, तो बिल्डिंग्स के गिरने से उसमें रहने वाले लोग या उसमें रखा हुआ सामान वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से हम कैसे बच सकते हैं, उसके 3 मेजर्स आपको यहाँ बताना है। मैंने इससे रिलेटेड जब हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें बहुत सारे मेजर्स मैंने आपको बताए थे, तो आपको सिर्फ 3 यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप क्या लिखें, हमेशा आपको लिखना है कि जब भी कभी लाइटनिंग हो तो आपको कहाँ रहना है, क्लोज प्लेस में रहना, मतलब घर के अंदर रहना है। बस के अंदर है तो बस में रहें, गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी के अंदर रहें। अगर देखो आपको इसको ऐसे लिखना है, ऑलवेज रिमेन इन अ क्लोज प्लेस एंड इफ़ यू आर इन द कार स्टे देयर अंटिल द लाइटनिंग इज ओवर एंड कीप द विंडो क्लोज। तो आपको घर को जो है वो क्लोज करके रखना है अगर कभी लाइटनिंग हो रही है, और आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को टच बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, पहला क्या है कि आपको क्लोज्ड एरिया में रहना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कमरा हो आपका, चाहे वो आपका कार हो, चाहे वो आपकी बस हो, जिसमें भी आप हैं उसमें आप विंडो क्लोज करके आराम से बैठ जाएं जब भी लाइटनिंग हो रही है। जब लाइटनिंग खत्म हो तो आप उसको निकल सकते हैं।
और क्या है, आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना है, टेलीफोन केबल या मेटल पाइप्स को आपको टच नहीं करना है। और कह रहे हैं कि नेवर बाथ इन अ रनिंग वाटर, क्योंकि उसके थ्रू एनर्जी जो लाइटनिंग है, लाइट का जो चार्ज है वो जो है वो आपके बॉडी तक आ सकता है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये 3 रीज़न है, आप इनको लिख सकते हैं। 8 देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाई द अनआर्म्ड चार्ज बलून। क्यों? क्योंकि बलून पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा और दूसरे बलून पे भी चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वेराज अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाई अनदर चार्ज बलून। तो चार्ज बलून नेगेटिव होगा और अनचार्ज बलून की बात करें क्यों ऐसा अट्रैक्ट होता है। देखो अब ध्यान से सुनिए आप कि जो सरफेस चार्ज है ऑन द बलून्स है ना, वो सेम नेचर का होता है ना। सेम नेचर के होंगे तो वो रिपेल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम नेचर, माइनस माइनस, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब हम इस चार्ज बलून को अनचार्ज बलून के पास लाएंगे तो ये क्या है, अपोजिट इन नेचर है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो इंडक्शन, देखो वैसे तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब इसको पास में लाऊंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन का फिनोमेना होगा। मतलब इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको कैसे लिखना है आपको, तो आपको देखिए ये लिखना है कि जो चार्ज्ड बलून्स हैं वो अगर सेम नेचर के हैं तो देखिए ये नेगेटिव थी तो आपको इसको रिपेल करना है, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, ऑफ चार्जेस। इट रिक्वायर्स चार्जेस विच आर अपोजिट इन नेचर विद दैट ऑफ द चार्ज बलून, ठीक है। और अनलाइक चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से जो अनचार्ज बलून एंड चार्ज बलून जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 9th देख लेते हैं। कैन डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज बॉडी। तो कैसे बॉडी को, तो वहाँ पर हमने एक डायग्राम देखा था, है ना, कुछ इस तरह का था, और मतलब इस तरह का बना था, और यहाँ पर एक हमने होल कर रखा था और इसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स लगा रखी थी, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम वो जो था क्या बोलते हैं आप, पैन या फिर जो उसकी रिफिल है उसको आप इसके पास ला रहे थे चार्ज करके, ठीक है। तो इस तरह का था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉयल है ना, और ये हमारी क्या है, मेटल रॉड है, और इसके पास आपको ये लाना है, ये आपकी क्या है, चार्ज बॉडी। तो इस तरह का आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो ये डायग्राम जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला डायग्राम देखो, अगर आप देखना चाहें तो ये डायग्राम जो है वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस वाले डायग्राम को आपको बनाना है, ये डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो अगर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें लिखना, देखिए इसमें अब देखो इस डायग्राम को अगर ध्यान देंगे तो इसमें क्या है, मेटल रॉड है, तो हम वहाँ लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड ऑन विच 2 लीव्स ऑफ द एल्युमिनियम फॉयल आर फिक्स्ड टू वन एंड एंड द मेटल डिस्क एट द अदर एंड। द लीव्स आर kept inside the conical flask and it is corked to isolated from the atmosphere। तो यहाँ पर कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क है ना, यहाँ पर कॉर्क लगा होगा तो उस कॉर्क की वजह से वो आइसोलेटेड होगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एयर से। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 10 देखते हैं। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। 3 स्टेट का नाम बताने। तो मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था जम्मू कश्मीर, गुजरात है, ठीक है। जम्मू कश्मीर गुजरात हो गया, असम हो गया, जो हिमालयन वाला बेल्ट है, और आप यूपी बोल सकते हो कुछ एरिया, ठीक है। तो गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर आर द 3 स्टेट्स वेयर द अर्थक्वेक इज मोस्ट लाइकली टू स्ट्राइक। यहाँ पर कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि 2 अर्थक्वेक हमने बात की थी, एक भुज के बारे में है ना, और एक उरी के बारे में। ये दोनों अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, 2001 एंड 2005, ठीक है। इसमें ये आ चुके हैं, 5 या 6 में था ये भुज वाला, ठीक है। 11 देख लेते हैं। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब हमने बताया था कि अगर आप बाहर हैं तो आप पहले कोशिश करेंगे कि आप ओपन एरिया में चले जाएं, ठीक है। जब ओपन एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर जाके फिर आप जो है वो आराम से, देखिए अगर आप ओपन एरिया में नहीं होंगे तो देखिए अर्थक्वेक से होगा क्या कि कोई भी बिल्डिंग अगर आपके ऊपर, कोई भी पोल वगैरह अगर आपके ऊपर गिरेगा तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या ओपन फील्ड आना है ना, और बिल्डिंग और ट्री और इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह इन सबसे आपको दूर रहना है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, अगर आप कार में हैं तो आप स्लोली कार को जो है वो ड्राइव करें, और एक ओपन, तेज़ी से नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है कार को ड्राइव, और ड्राइव करने के बाद ओपन एरिया में जाएंगे और वहाँ जाके आप अपनी कार से वापस नहीं निकलेंगे जब तक आप जो है जो
ये नहीं मान लें कि शेकिंग जो है वो कम हो गई है, बंद हो गई है ना। अब देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट द थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर इन अ सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला। तो वुड यू कैरी करें, क्या अम्ब्रेला आप रखेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आप अम्ब्रेला नहीं रखेंगे। ठीक है, आप अम्ब्रेला नहीं रखेंगे इस केस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अम्ब्रेला बहुत लाइकली है कि आपके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो सकता है अम्ब्रेला के ऊपर। तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला नहीं रखना है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के बाद क्या होगा, देखो थंडरस्टॉर्म का लाइटनिंग होगी। ठीक है, तो थंडरस्टॉर्म अगर आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लाइटनिंग हो। थंडरस्टॉर्म इज अकम्पनीड बाई लाइटनिंग एंड चार्जेस माइट ट्रेवल फ्रॉम द क्लाउड टू द मेटल रॉड ऑन द अम्ब्रेला। तो आप हाथ में क्या, आपके हाथ में मेटल रॉड होगी जिससे आप उसको पकड़ें, तो उसके रॉड के थ्रू आप पे जो है चार्ज आपके हाथ तक आ सकता है और आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो लग सकता है, और कभी कभी इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो थे आपके 12 क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। देखिए क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हर चैप्टर में हमने 3 वीडियो बनाई है। पहले 2 वीडियो में हमने थ्योरी कवर की है और थर्ड वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर कवर करने की अच्छे से कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मत, साइनिंग ऑफ।